एक्चुअली जो आज का सब्जेक्ट है, हमको सबसे पहले यह समझना होगा कि वायलेंस है क्या। वायलेंस कि अगर हम समझें तो अपने अगेंस्ट, अपने विपरीत, अगर हम किसी के ऊपर अपनी शक्ति, अपने बल का इस्तेमाल करते हैं समूह पे, किसी व्यक्ति पे, तो वह वायलेंस होता है। यह हम अगले व्यक्ति के ऊपर प्रभुत्व जमाने के लिए भी कर सकते हैं। अगले व्यक्ति को अपनी बात मनवाने के लिए कर सकते हैं, बदला लेने की नीयत से कर सकते हैं। हमारे पास जो नहीं है अगर उसके पास है तो उसको छीनने के लिए कर सकते हैं, बहुत सारी वजहों से। तो यह हमको एक चीज इन सब में कॉमन है, और वह यह है कि अगला व्यक्ति आपसे कमजोर हो तब आप हिंसा करने में संकोच नहीं करते। आज महिलाओं को के ऊपर अलग से हम उनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। हम अगर उनके ऊपर हिंसा को मिनिमाइज करने की बात करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वह कमजोर हैं। हमें ये समझना होगा वो कमजोर क्यों हैं। वह कौन सी बात रही, क्योंकि आदिकाल में मातृसत्तात्मक फैमिलीज थी, लोग मां को जानते थे और मां ने घर बनाया। घर का मतलब घेरा, वह घेरा जिसके अंदर या तो ब्लड रिलेशन के लोग रहते हैं या एक दूसरे के लिए अपनी जिंदगी देने वाले लोग रहते हैं। तो वो जो मातृसत्तात्मक फैमिलीज थी, उसके बाद वो कौन सी बात आई, तो वह आया प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आई, खास तौर पर उस समय की जो प्रॉपर्टी थी वो गायें थी, बहुत सारी चीजें थी। तो ये हुआ कि हमने जो प्रॉपर्टी अर्जित की है वो मेरे बाद किसकी होगी। तो सबसे पहले औरत की कोख में कंट्रोल हुआ कि इसकी कोख में जो बच्चा है वो गारंटी होनी चाहिए कि वह मेरा है। बच्चों, हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है ये वही दौर है जिसमें धीरे धीरे महिलाओं को समझाया जाने लगा, तमाम तरीके से समझाया जाने लगा कि औरतें अगर किसी भी मर्द की तरफ, पराये मर्द की तरफ देखेंगी तो अगले जन्म में सूकरी के रूप यानी सुअर के रूप में जन्म लेंगी। तमाम ग्रंथ भरे पड़े हैं पुराने। यानी कि उनको किसी न किसी तरह बंदिश में करना शुरू किया गया। उन्हें समझाना शुरू किया गया कि सतीत्व में वह बल है कि वह किसी को भस्म कर सकती है, और धीरे धीरे करके उसे बताया गया कि पति ही तुम्हारा देवता है, वही पालक है। और वह महिला जो सबसे आगे चल रही थी वह पिछलग्गू बन गई, वह सबऑर्डिनेट बन गई। अगर हम देखें तो उनके ऊपर अगर हिंसा के हम स्टेजेस को देखें तो जन्म लेने के पहले से उनके ऊपर हिंसा शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई महिला शादी होके आती है और अगर उसको कोई ये कह दे कि भाई बहुत प्यारी बच्ची है और इसको तो पुत्री हो, एक अच्छी सी पुत्री हो, तो उसको लगेगा एग्जाम के पहले फेल कर दिया गया, और घर वालों को लगेगा कि ये हमारे घर का भला नहीं चाहती। तो यह हमें बहुत गंभीरता से समझना होगा कि चाहत सिर्फ बेटों की जाती है। बेटियां पैदा होती हैं तो मन को समझाया जाता है कि कोई बात नहीं, भगवान ने अगर इस बार बेटी दी है तो नेक्स्ट टाइम बेटा भी देंगे। दोस्तों, मेरे यंग बच्चों, हमारे यहां हिंदुस्तान में यूनाइटेड नेशन का ये आंकड़े हैं कि
अब तक जितने लोग दैवीय आपदाओं से, आतंकवाद से, हर चीज से, जितने लोग अब तक वर्ल्ड वार, होम वार, दैवीय आपदाओं से जितने लोग पूरी दुनिया में अब तक मारे गए हैं, उससे कई गुना कई गुना कई गुना ज्यादा नवजात बच्चियां हमारे देश में मारी गई हैं और कोख में मारी गई हैं। यानी कोख को कसाई घर बनाया गया है। ये आंकड़े हैं। बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसके साथ भेद भाव के साथ किया जाता है। इसको समझिएगा। एक तो डिफरेंसेस पैदा करने और उसके बाद भाव के साथ पैदा करने। बच्चे को जो विमेन्स पावर है वह दो तरह के हैं। एक प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है, और एक हमने अर्जित किया है। जो प्रकृति ने हमको पावर्स दिए हैं उनको भी शुरू से कम करने की कोशिश की जाती रहती है। जैसे बेटी और बेटे एक ही तरह से पैदा होते हैं। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। अगर बच्चों के पैदा होते ही उन्हें सिर्फ एक लंगोटी पहना दी जाए तो दुनिया का कोई इंसान, कोई मेडिकल दूर से देख के बता नहीं सकता है ये बेटी है कि बेटा है। हमारे यहाँ औरतें बनाई जाती हैं, लड़कियां बनाई जाती हैं, पैदा नहीं होती हैं। तो वहां से उनके पावर को कम करने की कोशिश की जाती है। इस समय नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र का मतलब ही है कि जब जब महिलाओं पे और कमजोर लोगों पर हिंसा शुरू हुई तो हमारे यहां महिलाओं ने अपना विकराल रूप धरा और उन्होंने दिखा दिया कि हम कमजोर नहीं हैं। हम अपने जो भी हम पे हिंसा कर रहा है या कमजोरों पे हिंसा कर रहा है, हम उन पे बहुत भारी हैं। और इसीलिए दिखाया जाता है कि वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग दुष्टों को मारने के लिए और एक बार पूरा का पूरा विनाश करने के लिए हर तरह से उन्होंने अलग अलग तरह से जन्म लिया और अलग अलग रूप और अलग अलग काल के हिसाब से उनके वेपन्स थे। ये इसीलिए है। नवरात्र शायद इसलिए नहीं है कि हम उनकी सिर्फ आरती करें और उपवास रखें। अरे उपवास तो हम अपने शरीर, अपने लीवर को अच्छा रखने के लिए रखते हैं। मौसम बदल रहा है, अगर हम कम खाएंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हम इसी को पूजा मान लेते हैं। अरे हमें जब भी दुर्गा माँ, किसी भी धर्म के लोग हों, जब भी शक्ति देखने को मिले तो उससे कहना चाहिए कि हमको भी पावर दो। उन्हें देख के हमें पावर महसूस करनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि हम आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं। और जो भी अब तक बचपन से लगाकर हमें वह चीजें सिखाई गई जो हमारे पावर को, जो नेचुरल पावर है उसको जो कम करती हैं, हम बच्चे को हम एक नया इंसान पैदा कर सकते हैं। ये प्रकृति ने हमें पावर दी है। हम बच्चे को फीड करा सकते हैं और वह अपने बच्चे को, अपने शरीर के टुकड़े को अपने बाहर देख के जो आनंद ले सकते हैं, वो हमारी नेचर ने पावर दी है। हम जिस समय कंसीव करते हैं उससे लगाकर हम अपने बच्चे को जो सोच दे पाते हैं, जो प्यार दे पाते हैं, वो हमारी नेचुरल पावर है। बच्चा पैदा होने के बाद हम जो उसे प्यार कर पाते हैं, जो रुई के फाहे जैसे बच्चे को जो ममत्व दे पाते हैं, वो हमारा पावर है। लेकिन उसको भी कम किया गया। हम पीरियड से होते हैं, बच्ची पीरियड से होती है, उसको उसी समय तमाम सारी चीजें ला दी जाती हैं। इसी देश में बहुत सारी जगहें हैं जहां बच्चियों का पीरियड शुरू होता है तो बाकायदे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन और उन्हें कृषि योग्य जमीन में
उनको कहा जाता है कि प्लीज तुम 2 मिनट बैठ जाओ, तो हमारे देश, हमारी ये जो खेती है वो बहुत उर्वरक हो जाएगी। लेकिन वहां भी हमको कमजोर किया गया। अब हमें अब क्या करना है? अब हमें वो सारे विमेन्स पावर जो हैं उन्हें समझना पड़ेगा। इसीलिए महिलाओं को दबाया गया, क्योंकि ये देखा गया कि अरे ये तो जब खड़ी होती है विनाश करने के लिए अपने ऊपर हुए अत्याचार और कमजोर लोगों, तो ये के साथ पास तो बहुत पावर है, तो इसलिए उनकी शक्ति की तो पूजा की गई। लेकिन ये कहा गया कि नीचे रहो, शुरू से दबाओ। हमें जो चीजें बचपन से आज तक कही गई हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, हमारी जीवन की बेहतरी में कोई रोल नहीं है, हमें उनको धीरे धीरे मिटाने की कोशिश अपनी जिंदगी में करनी चाहिए। और वो बातें हमें किसी दूसरों को नहीं बोलनी है। हमें जो जहां से पावर्स मिल रहे हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो लोग हों, हमें उनसे बार बार बात करना चाहिए। बच्चों, हम एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। हम 2000 में एक वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में, हमको बुलाया गया था एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के ऊपर बोलने के लिए। हम बाहर बैठे हुए थे और एक ब्रिटिश व्यक्ति मेरे बगल में बैठा था, क्योंकि 5-10-15 मिनट बाद हमारी मीटिंग थी, हम थोड़ा जल्दी चले गए थे। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई थी, जो आज हम हमेशा शेयर करते हैं, जो जब भी हमें स्टूडेंट्स दिखते हैं, यंग लोग दिखते हैं। उन्होंने बताया कि वो यहाँ कुछ ऐसे लोगों को हमेशा हिप्नोटाइज करने आते हैं जो बेहोश नहीं होना चाहते, और छोटे छोटे ऑपरेशन उनके होते हैं तो वो हिप्नोटाइज कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद फिर उन्हें हिप्नोटाइज करके बाहर कर देते हैं। हमने कहा अरे, इट्स रियली ग्रेट, आप हमें कुछ ऐसा बताइए जो हम अपने देश में जाके लोगों को बता पाए। हमने कहा क्या ये पूरी तरह से एक साइंस है क्या, ये साइंटिफिक है क्या? उन्होंने कहा हाँ, ये तो साइंटिफिक है। हमने कहा आप बताइए जरा कैसे। उन्होंने पहले शब्द में बोला कि दुनिया की हर माँ अपने छोटे से बच्चे को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, हमेशा वो चाहती है बच्चा सो जाए, और बच्चा सोना नहीं चाहता तो वो उसको सुलाती है, कहती है सो जा सो जा सो जा, और बच्चा रिएक्ट करता है नहीं सोना है, और वो सुलाती है, बच्चा मेरा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा, और वो हैं करते करते सो जाता है। उन्होंने बताया ये माँ उसको हिप्नोटाइज कर रही है, और माँ को खुद नहीं मालूम कोई अपने बेटे को हिप्नोटाइज कर रही है, और वो कहती है कि बेटा सो जाओ, मेरा काम खत्म हो जाए तब जगना बेटा हो जाए, और बच्चा सो जाता है। फिर वो उसके पास जाती है और बहुत प्यार से उसको जगाती है और दूध पिलाती है। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग अनजाने में एक बच्चे को अपने बहुत बूस्ट करते हैं, हर एक से कहते हैं अरे इसका दिमाग बाप रे क्या बात है, और कभी कभी दूसरे बच्चे को या उसके दोस्तों को कहते हैं अरे इसको थोड़ा जल्दी याद नहीं होता है। तो वो दोनों को एक साथ हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं। उन्होंने हमसे बताया कि जो भी स्टूडेंट चाहे, जो सबसे कम मार्क्स लाता है, अगर वो अपने को हिप्नोटाइज करना शुरू कर दे तो सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकता है। अगर किसी लड़की को लगता है कि वो कमजोर है, वो डल है, वो स्पीच नहीं दे सकती है, वो जब जाती है तो सब कुछ भूल जाती है मंच पे जाके, कहा अगर वो हिप्नोटाइज करना शुरू कर दे कि नहीं अब हम चेंज हो रहे हैं, हमें सब कुछ याद आने लगा है, इधर उधर का भी याद आ जाता है, तो वो एक बहुत अच्छी ओरेटर हो सकती है। तो आज हम आपसे यही कहेंगे कि खुद को हिप्नोटाइज करो, खुद को सजेशंस दो, सुबह, रात में सोते वक्त, जब मौका मिले।
आईने के सामने जाकर बोलो कि मैं द बेस्ट हूं, मैं सबसे अलग हूं, मैं अपने परिवार का, अपने देश का, सबका नाम रोशन करूंगी। क्योंकि जब महिलाओं पे हिंसा होती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ हो गई, बात खत्म, उसको बुरा लगा, बात खत्म। एक महिला को पीट दिया, उसके बाद सॉरी बोल दिया, बात खत्म। किसी के साथ अटेम्प्ट कर दिया रेप का, बात खत्म। ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि जो भी महिला मानसिक, शारीरिक, यौनिक किसी भी तरह की प्रताड़ना अगर बर्दाश्त कर रही है तो सिर्फ उसका नुकसान नहीं है। आप सोचो ना, आप दिमाग लगाओ, अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह की प्रताड़ना हो रही है तो क्या वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हो सकती है? क्या उसको जब वो कॉलेज में पढ़ रही होगी, क्लास में, तो सब कुछ समझ रही होगी? क्या जब वो कुछ रीड कर रही है तो सारी चीजें उसकी समझ में आ रही हैं? या वो टीचर है अगर, तो क्या वो बहुत मन से बच्चों को पढ़ा पा रही होगी? अगर वो जज है तो क्या अच्छे से जजमेंट दे पा रही होगी? अगर वो डॉक्टर है तो क्या स्मूथली सर्जरी कर पा रही होगी? अगर वो अच्छी बिजनेसमैन है, वो कुछ भी है, तो क्या अच्छा आउटपुट दे पा रही होगी? सब कुछ किनारे कर दो, अगर वो एक मां है तो अपने नन्हे से मासूम बच्चे को वो ममत तो दे पा रही होगी जिसकी उसे जरूरत है। हम आपसे यही यही बताना चाहते हैं कि यह जो पैट्रियार्कल वैल्यू बेस्ड सोसाइटी है, फैमिलीज हैं, इनके अंदर जो भेदभाव के साथ किया जा रहा है उसे बच्चों तुम्ही लोगों को खत्म करना होगा। क्योंकि वह हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। अभी हम इससे उलट जाएं, हमारे यहाँ अगर कोई ब्लड बह रहा है, हमारे यहाँ आपको शायद अगर आपने हमारी वेबसाइट विजिट की है और हमेशा देखती रहती हैं, तो लगभग 150 से 200 केसेस इन अ मंथ सिर्फ कानपुर के आसपास के सखी केंद्र में महिला हिंसा के आते हैं। और अभी इधर लॉकडाउन के बाद उनकी संख्या बढ़ गई है, वो 250-300 तक पहुंच गई है। कुछ और शहरों के और जगह के भी आ जाते हैं। तो जब कोई महिला आती है, ब्लड बह रहा है, रोती हुई आती है पीड़िता, और जब उसके हस्बैंड को बुलाया जाता है तो वो कोई खुश नहीं होता है कि बड़ा रिचार्ज महसूस कर रहा हो उसको पीट के। वो भी झुका हुआ आता है। हमारी काउंसलर्स उससे पूछती हैं, तुमने इनको मारा? वो कहता है, हाँ मारा तो है, और फिर वो अपनी गाथा लेके बैठता है। यानी यहां एक और समस्या ये भी है कि जो विक्टिम है वह तो दुखी है ही, उसने तो मन पे और शरीर पे चोट बर्दाश्त की ही है, लेकिन जो क्राइम कर रहा है, जो उसे प्रताड़ित कर रहा है, वो भी कोई खुश नहीं है। तो उसका भी, वो इंजीनियर है, वो कुछ भी कर रहा है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कुछ भी कर रहा है, वो भी अपनी पूरी क्षमता के अनुसार आउटपुट नहीं दे पा रहा है। इसलिए हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर चीज पे बुरा असर पड़ता है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी हो जाए तो जीडीपी में एक दहाई का अंतर हो सकता है। 95 में हम लोगों ने चाइना में फोर्थ वर्ल्ड विमेन कॉन्फ्रेंस किया था, आज उसको भी 25 साल हो गए हैं। हम लोग हर 5 साल में वर्ल्ड के किसी न किसी हिस्से में बीजिंग+5, बीजिंग+10 सब करके और हर बार दोहराते हैं। सीडा एक ऐसा कानून है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो सरकारों के बीच हुआ है। हम लोग सीडा कंसल्टेंसी करते हैं, हम ये बताते हैं कि हमारे देश में सीडा को कितना
माना जा रहा है। हर बार 3 साल में सरकार लिख के देती है और बहुत बड़ा कंट्री रिपोर्ट तैयार करके देती है, हमारी मिनिस्ट्रीज देती हैं कि अब हमारे देश में लगभग महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म हो गए हैं, समानता आ गई है। अभी 5 साल पहले की भी बात नहीं है, शायद 4 साल पहले थाईलैंड में एक मीटिंग में बाकायदे हमारी मिनिस्टर्स मेनका गांधी जी ने कहा था कि 2019 तक हमारे देश में बाल विवाह, रेप, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हमारा उसी तरह से सब चल रहा है। लेकिन फिर भी हम अगर देखें तो वर्ल्ड के 20 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पार्लियामेंट में 40% से ज्यादा महिलाएं हैं। रवांडा में तो 64% महिलाएं हैं। और एक बात सर्वे से तय हो चुकी है कि जिस कुर्सी में महिलाएं बैठी होती हैं, वो चाहे गांव में प्रधान हो, वो चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पार्षद हो, मेयर हो, एमएलए हो, एमपी हो, कहीं भी मिनिस्टर हैं अगर, हाँ, वो शो पीस नहीं होनी चाहिए। उनके बदले में कोई और मेल पर्सन, उनका बेटा, उनका भाई, उनका पति काम ना कर रहा हो, तो वो सैकड़ों पुरुषों में भारी पड़ती है। चाहे हम मार्गरेट अल्वा का नाम ले ले, चाहे ममता बनर्जी का नाम ले ले, चाहे इंदिरा गांधी जी का नाम ले ले, चाहे मायावती जी का, किसी का भी नाम ले लें, उनकी कम से कम सोच वो बेहतर होती है। वो महिला हिंसा को मिनिमाइज करने के लिए उनके मन में कुछ तो होता है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें वो कौन सी विमेन पावर है जिसे अपने अंदर लाना है। और ये सोचना, अभी हमारे बीच यहां 30 लोग हैं, 30 यंग गाइस, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। रोम में तो सिर्फ 2 ग्लैडिएटर्स ने सपना देखा। ग्लैडिएटर्स माने जिन पे पैसा लगाते थे, मुर्गा समझते थे उन्हें, इंसान समझते ही नहीं थे। और वो 2 ग्लैडिएटर्स लड़ते थे और जो जीत जाता था उसकी बोली लगाई जाती थी, दूसरे को मार दिया जाता था। उस ग्लैडिएटर ने सपना देखा कि हमें इस जारशाही को खत्म करना है, और बस 2 मेल और 1 फीमेल, इन तीनों लोगों ने मिलकर जो सपना देखा, एक बार तो रोम का तख्ता ही पलट दिया था। यहां तो 30 लोग मौजूद हैं, 30 यंग ब्लड। बच्चों, हम आपसे आज यही कहेंगे, कोई नया वक्त नहीं आएगा हिंदुस्तान में। अगर हम आदिकाल के बाद से देखें, औरतों की स्थिति कभी अच्छी नहीं हुई, कभी नहीं अच्छी रही। वो चाहे उसको स्वर्ण काल का नाम दे, चाहे जो कुछ दे, आज की स्थिति बेहतर है। आज हमने देहरियां पार की हैं, आज हम लड़ रहे हैं, आज हमने एक्ट बनाए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं। हमको याद है भावरी देवी के गांव में जिस समय हम लोग टीम लेके गए थे, जब उनके साथ ग्रुप रेप हुआ था, और जब हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी, और उसके बाद से सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट बनाने के लिए जितनी मेहनत की, घरेलू हिंसा संरक्षण, घरेलू हिंसा से महिलाओं के जो संरक्षण अधिनियम है उसके लिए जो मेहनत की, स्टेट विमेन पॉलिसी को बनाने में बहुत सारा जो काम अब तक किया है। हमसे पहले जो थे उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा सा बना के रखा था समय, बहुत कुछ अचीव कर लिया था। और आज हम हिंदुस्तान के और दुनिया भर के लोगों ने, आज की जो यंग जनरेशन है, उसके लिए बहुत जमीन तैयार कर दी है। अब बस जनरेशन इक्वालिटी लानी है। अब हम सिर्फ जेंडर इक्वालिटी की भी बात नहीं करते, अब हमें जनरेशन इक्वालिटी चाहिए। यानी कि हमारी ये जो जनरेशन है, इसमें हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे
कि इसको खाना बनाना है और इसको खाना है, इसको कपड़े धोने हैं और इसको पहनने हैं। हम हिंसा को जीरो टॉलरेंस पे रखेंगे। यह जो सोचना है ना कि मिनिमम हिंसा हमें एक्सेप्टेड है, मेरा पति मार ले कोई बात नहीं, मेरा पति हमें गंदी तरह से डांट दे कोई बात नहीं, वो प्यार भी तो करता है। नहीं, क्यों डांट देगा? ना हम उस पे जुल्म करेंगे ना वो हम पे जुल्म करेगा, लेकिन उसके लिए हमें अपनी पावर को पहचान के एक ऐसे स्टेज में अपने आप को लाना है कि हम 1 और 1 11 हों, हम उनके ऊपर बोझ नहीं हो। क्योंकि जब हमेशा व्यक्ति ऐसे करता है तो जो देने वाला है वो देने के साथ साथ आपको हिकारत से देखता भी है, और जब आप ऐसे करते हो तो वो आपको हिकारत से नहीं देख पाता। अधिकार समझ सकता है अपना, लेकिन हिकारत से नहीं देखेगा। बेटे हम 95 में जब चाइना में थे तो हमने वहां एक बात सवाल किया कि आपके यहाँ उस समय की जो स्थितियां थी, में लड़के और लड़कियों को सबको सैनिक शिक्षा दी जाती थी। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा यहाँ ऐसा नहीं होता है रेप और ये सब? कहने लगे, हंसने लगे वो स्टूडेंट, यंग बच्चे थे आप लोग की एज के। बोले रेप होगा तो वो देखेगी क्या, उठा के पटक देगी। हमने लोगों से पूछा कि अच्छा मेल और अगर लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर ये एजुकेशन दी जाती है आर्मी की, तो क्या आपने कभी सोचा है इसमें ज्यादा ताकतवर कौन रहता है? उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा बेहतर लड़कियां होती हैं, क्योंकि लड़कों का शरीर तो फिर भी थोड़ा स्टिफ होता है, लेकिन लड़कियों के शरीर का जो लचीलापन है वो बहुत फुर्तीली होती हैं। और हमने देखा है कि शेरनी जितनी फुर्तीली होती है उतना शायद शेर नहीं होता। तो बेटे हमें आप लोगों से ही उम्मीदें रहती हैं। हमें लगता है बोलने को बहुत बोला जा सकता है, लेकिन आप भी सोचेंगे कि ये कैसी मैम बोलना शुरू किया तो कम ही नहीं कर रही है। अरे भैया ये कब कम बोलना बंद करेंगी? लेकिन हमको आप लोगों की तरफ जब हम देखते हैं, क्योंकि हम यंग उन्हीं को मानते हैं, हम यंग उनको मानते हैं जिनकी आंखों में जोश होता है, कुछ करने की लगन होती है, जो कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। और जो यंग हो के भी अगर 25 साल की लड़की या 25 साल का लड़का अगर ये कहता है अरे हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, जो हो रहा है उस पे क्या कर, इसका मतलब वो 25 साल का ओल्ड पर्सन है जिसे लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी एक और बहुत खास बात है कि हमारा इतिहास गवाह है, बहुत बहुत सारी चीजें इतनी अच्छी लिख दी गई हैं कि उसको समझना पड़ेगा हमें कि हम अगर मेल और फीमेल यानी जो दोनों में अगर बराबरी नहीं होगी, हमारा देश है जहां शिवलिंग को पूजा गया है। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग तो सेक्स है। शिवलिंग तो इंटरकोर्स का एक रूप है, जहां उसको पूजा गया यानी कि बराबरी को और प्यार को पूजा गया है, और उसे आदि देव माना गया क्योंकि उसी से पूरी उत्पत्ति है। हमारे देश में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। जिसने भी अर्धनारीश्वर की कल्पना की होगी वो जेंडर इक्वालिटी को चाहता होगा। वो नहीं चाहता होगा कि आधा शरीर दूसरे को जलाने लग जाए, आधा शरीर रेप करने लग जाए, आधा शरीर दूसरे को पीटने लग जाए। लेकिन हम लोग चाहें तो उस अर्धनारीश्वर की सपना को साकार कर सकते हैं। और उसके जो सबसे ज्यादा बुरे नतीजे होते हैं, आज हम सुबह भी एक वेबिनार को यूनिवर्सिटी की एड्रेस कर रहे थे, तो हमने बोला कि अगर हम महाभारत को देखें तो व्यास जी के बड़े भाई की डेथ होने की वजह से उनकी राजमाता ने, क्योंकि उस समय नियोग विधि थी,
तो उनको बुलाया और कहा कि जो उनकी बड़ी बहू थी, उन्होंने कहा तुम इनके साथ संभोग करो और इस देश के लिए एक अच्छा सशक्त राजा दो। तो व्यास जी ने मना किया, लेकिन राजमाता का आदेश था। पहले उन्होंने अम्बा को भेजा, तो उनसे संभोग के बाद व्यास जी ने कहा कि माते आपने बहुत गलत किया, क्योंकि उसने डर के मारे एक राजकुमारी और मैं ऋषि, बाल बड़े, गंदा सा, तो उसने डर की आंखें बंद कर ली घृणा से। ये बच्चा किसी लायक नहीं होगा, अंधा भी होगा और घृणा से भरपूर होगा। फिर उन्होंने अपनी दूसरी बहू को बोला कि आंखें नहीं बंद करना, और वो तो उनको देख के डर से इतनी पीली पड़ गई, लेकिन उसने आंखें नहीं बंद की। उन्होंने फिर कहा कि माते आप गलत कर रही हैं, ये तो किसी लायक नहीं होगा, ये तो तमाम रोगों से पीड़ित होगा। जो संभोग है वो प्यार का दूसरा नाम है, अंडरस्टैंडिंग का दूसरा नाम है। फिर उन्होंने जो उनके एक दासी थी उसको भेजा, जो हमेशा से व्यास जी को प्यार करती थी, और उसने कहा हमें इनके साथ 6 महीने का टाइम चाहिए, हमें ढेर सारी बातें करनी है, समझना है। और वो बच्चा जो हुआ वो विदुर हुआ। दासी पुत्र होने की वजह से उसको राजा नहीं बनाया गया, लेकिन असल में पूरा राजकाज उसी ने चलाया। तो हम अगर पति पत्नी, एक मालिक है और दूसरा सबऑर्डिनेट है, तो उनके बीच संभोग से एक स्वस्थ और सुंदर इस देश को का निर्माण करने वाला, कुछ ऐड करने वाला बच्चा नहीं हो सकता है। एक बात और कह के हम अपनी बात खत्म करेंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी भाई को, अपने, अगर यहाँ कोई आपकी माँ सुन रही है, या अपनी माँ को बताना, अपने बेटे को, अपने पति को, अगर चाहते हैं कि वो बेहतर, एक अच्छा अधूरा इंसान ना रहे, तो उसको कभी मालिक नहीं बनने देना। क्योंकि मालिक बनने के बाद वो मालिक को तो लोग बर्दाश्त करते हैं, झेलते हैं, मालिक को प्यार थोड़ी किया जाता। तो जो मालिक बन गया, फिर वो पूरी जिंदगी दुखी रहेगा। वो अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से काम तो करा लेगा, तिरछा तिरछा तो घूमेगा, लेकिन उसको सड़क पे देखेगा तो सोचेगा कि क्या लड़की जा रही है, हंस रही है, खिलखिला रही है। क्योंकि वो जो खिलखिलाती हुई घर में आई थी, उसको तो उसने वस्तु बना दिया। क्योंकि वो चाहता है कि मैं जैसा कहूं वैसा ये करे, तभी ये ओबीडिएंट और अच्छी वाइफ कहलाई जाएगी। हमारे देश में यही है भी। एक अच्छी बहू की परिभाषा टीवी में देखते हैं हम लोग। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम इस देश को प्यार करते हैं, तो हमें अपने परिवार में लव बेस्ड फैमिली लानी है। क्योंकि जो अगर सेंस ऑफ पावर होता है, सेंस ऑफ पावर के अंदर तो एक्सप्लॉयटेशन की टेंडेंसी होती ही होती है। तो इसलिए हमें उस सेंस ऑफ पावर को खत्म करने की हर जगह से जरूरत है। पावर का लिक्विडेशन जो होता है, जिसमें सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, वो चाहे परिवार हो, वो चाहे समाज हो, वो चाहे देश हो, तभी वो बेहतर बनता है। तो इसलिए हम लोगों को ये मान के चलें कि वक्त हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रहा है, और हमें अपने दिमाग के ऊपर जो खटखट लग रहा है उसको खोल देना चाहिए और उसका वेलकम करना चाहिए, और अपने अंदर नेचुरल पावर्स जो विमेन को दी हैं उनको और डेवलप करना चाहिए, और जो हमें अर्जित करनी है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनसे लेके हमें सच मायने में अपने को पावरफुल बनाना है। ना कभी किसी के ऊपर अत्याचार करना है, जुल्म करना है, और ना बर्दाश्त करना है। हमारे पास इतने सारे लॉ हैं, इतने सारी पॉलिसीज हैं, भरी पड़ी हैं, लेकिन आज एक बच्ची के साथ जब बलात्कार होता है, तो पहले तो घर से निकलना ही बहुत कठिन होता है।
घर के ही लोग साथ नहीं देते, उन्हें लगता है बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लड़कियों को लगता है अगर हम इस घर से बाहर निकल गए, पति से निकल गए तो क्या होगा? बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर वो निकल भी गई, घर के लोगों ने साथ भी दे दिया, तो एफआईआर दर्ज कराना एक बहुत बड़ी जंग होती है। एफआईआर दर्ज हो गई तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये बहुत कठिन है। इसको अगर कोई अच्छा बना सकता है, सहज बना सकता है, सरल बना सकता है, तो वो आप लोग हो। और एक बात बताएं, आपको ये लग रहा होगा ये तो हमें हर चीज मेरे ही हम ही लोगों पे डाले दे रही हैं। बहुत मजा आता है। सोशल वर्क सोशल वर्क दूसरों को न्याय की प्रक्रिया से जोड़ना, दूसरों को खुश करना, ये कोई काम नहीं है। एक बार आप शुरू करेंगी ना, तो बंद नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें जो उनकी आंखों में आपके लिए प्यार छलकेगा, अपनापन छलकेगा, वो आपको सोते समय भी याद आएगा।